आ, देखिए, आज जिस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे वो है शक्ति व सत्ता की अवधारणा। शक्ति जब भी राज्य का, जैसे जब हम देखें राज्य की जो पूरी यात्रा है, उसका गठन, उसकी शक्तियाँ जब बढ़ने लगी तो राज्य और शासक की एक अनिवार्य जो एक आवश्यकता है उसका शक्तिशाली होना। प्राचीन राज्यों की अगर हम स्थिति देखें तो शक्ति का बहुत एक महत्व था। कोई भी राज्य दूसरी राज्य पर वो आक्रमण कर सकता था। उसकी शक्ति को उसकी सीमाओं से समझने का प्रयास किया जाता था कि कोई भी राज्य शक्तिशाली तभी माना जाएगा जब वो अपनी सीमाओं का विस्तार कितनी कुशलता से कर सकता है, उसके पास कितनी मजबूत उसकी सैन्य शक्ति है। तो उसका आधार जो था किसी भी राजा का या किसी भी शासक का या राज्य को, तभी शक्तिशाली माना जाता था। मगर जैसे जैसे आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, या उसमें भी जब उदारवादी लोकतंत्र जब जन्म लेने लगे, तो शक्ति से ज़्यादा जिस बात पर ज़्यादा महत्व जिसका माना जाने लगा वो सत्ता की अवधारणा। देखिए, सत्ता और शक्ति का जो भेद है, इस अंतर को समझना हमें बेहद ज़रूरी है। सत्ता, देखिए, इसका जो साइमन ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात की कि सत्ता जो है एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जब भी हम सत्ता बोलते हैं कि जब भी कोई सरकार जो है लोकतंत्र में, अगर हम देखें, जब भी कोई भी नई सरकार बनती है तो उसमें सत्ता उसके पास होनी बेहद ज़रूरी है। तो सत्ता का अर्थ है औचित्यपूर्ण निर्णय लेने की जो क्षमता है। जब भी कोई जैसे किसी भी देश में, अगर हम अपने देश का उदाहरण लें, अगर राजनीति, जब हमारे यहाँ जितने भी जो राजनीतिज्ञ हैं, जो शासक वर्ग है, वो अपनी शक्ति का कहना चाहिए इस्तेमाल वो औपचारिकता या जो कहना चाहिए औचित्यपूर्ण के माध्यम से देता है। सत्ता उसके पास है तो सत्ता शक्ति को औचित्यपूर्ण बनाती है। औचित्यपूर्ण अर्थात उसे लेजिटिमाइज करती है। अगर शक्ति कोई निरंकुश नहीं है, अगर हम जैसे जो तानाशाह जो है उसके पास भी शक्ति है, अगर हम एक लोकतांत्रिक सरकार को देखें उसके पास भी शक्ति है, मगर देखिए इन दोनों शक्तियों में मूलभूत अंतर देखने को मिलता है कि कोई भी तानाशाह जो है वो औचित्यपूर्ण नहीं होता। औचित्यपूर्ण अर्थात जब समाज या जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उसको समर्थन देता है, वो उसको अधिकार देता है। जितने भी हमारे आधुनिक लोकतंत्र हैं उसमें प्रत्येक 4 वर्ष में, 5 वर्ष में जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव के पीछे देखिए अवधारणा यही है कि जो भी पार्टी आती है, सत्ता में आती है, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। वो एक निरंकुश शक्ति नहीं है, बल्कि एक निर्वाचन के माध्यम से जनता के स्वीकृति जब उसे मिलती है तो सरकार के पास सत्ता आती है। तो सत्ता में सबसे बड़ी खास बात होती है कि सत्ता औचित्यपूर्ण है, उसमें जन सहमति है, उसकी स्वीकारोक्ति है। जनता जब स्वीकार करती है तो वो सत्ता कहलाती है, और अगर वो निरंकुश अगर ऐसी शक्ति है तो वो कभी सत्ता नहीं कहलाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देखिए, जैसा कि सत्ता जो है स्वीकृत भी होती है, इसका जो स्वरूप है वो वैधानिक होता है। वैधानिक अर्थात कोई भी जो सत्ता है वो जो उसका एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो सत्ता जो है वो अर्जित की जाती है। इसका देखिए स्वरूप जो है सत्ता का औपचारिक होता है। एक तो इसका औपचारिक है, दूसरा उसका स्वीकृत भी उसको माना गया है। औपचारिक सत्ता का अर्थ है जब सत्ता ऊपर से नीचे, जब आदेश जो है कोई भी उच्च अधिकारी नीचे जब कोई आदेश देता है तो एक औपचारिक सत्ता का स्वरूप है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने उसके जो उसके कार्य हैं, कार्यों की जो सीमाएं हैं, जो उसको कार्य निष्पादित करने हैं, उसकी पूरी जानकारी होती है। तो ऊपर से नीचे एक सत्ता का एक क्रम जो है वो प्रवाहित होता है। दूसरा जो है देखिए, सत्ता जो है वो स्वीकृत भी होती है। स्वीकृत में अधीनस्थ जो हैं वो अपने ऊपर जो उनके कहना चाहिए अधिकारी हैं वो उनको कहाँ तक उनको स्वीकृत करते हैं, उनकी मान्यता कहना चाहिए इसमें बेहद आवश्यक मानी गई है। सत्ता के जो कुछ घटक क्या हैं, किन बातों से मिलकर सत्ता बनती है, तो इसके 2 प्रमुख घटक माने गए हैं। पहला है शक्ति,
जो सत्ता की एक आवश्यकता है और दूसरा है उसकी वैधता। वैधता अर्थात लेजिटिमेसी। जैसा मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक जो देश हैं उसमें सत्ता का जो स्वरूप है, आपको सत्ता जो नज़र आती है वो शक्ति और वैधता दोनों का समन्वय है। जबकि जहाँ जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहाँ कहना चाहिए जहाँ संविधान का कोई ऐसा महत्व नहीं है, उन मुल्कों में जो है वो सत्ता नहीं है बल्कि वो एक शक्ति है। और उस शक्ति का जो है वो स्वरूप, वो कहना चाहिए वो बहुत ही वो एक निर्बाध शक्ति हो सकती है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई सीमाएं नहीं होती। क्योंकि सत्ता में देखिए एक बड़ी बात ये होती है, क्योंकि वो वैधानिक है, वो जैसे संविधान के माध्यम से मिलती है। क्योंकि सत्ता जो है वो एक तरह से पूरी एक टोटल फ्रीडम नहीं है। जो भी सत्ताधारी जो शासक वर्ग है, जितने भी वर्ष वो सत्ता पर, जैसे हमारे यहाँ अगर प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए अगर ये उन्हें सत्ता सौंपी गई है, तो उसमें रहकर उन 5 वर्षों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी उनके द्वारा जो एक्शंस जो होते हैं, उसके प्रति उनकी जवाबदेही है। वो निरंकुश नहीं हो सकती है। वो सत्ता जो है वो वैधानिक है। इसलिए निरंकुश शक्ति हो सकती है, मगर सत्ता जो है, जब भी सत्ता की सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी खास बात है कि वो वैधानिक है, वो सीमित भी है। सत्ता जो है वो जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनमें रहकर अपना सारा कार्य करती है। जो भी जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव कहना चाहिए, या हमारे यहाँ जो संसद के दोनों जो सदन हैं, या हमारे यहाँ जो कहना चाहिए न्यायपालिका है, जितने भी हमारे यहाँ ये सरकार के विभिन्न अंग हैं, वे सारे अंग अपना अपना कार्य, अपनी जो उनकी सीमाएं हैं, अपनी सीमाओं में रहकर अपने कार्यों को वो अंजाम तक लेकर जाते हैं, उसकी परिणति होती है। तो सत्ता की जो बेहद ज़रूरी उसकी एक कहना चाहिए खास बात है, वो है कि सत्ता जो है वो निरंकुश नहीं होती है, वो वैधानिक होती है। सीमाओं में रहकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपने एक शब्द काफ़ी अभी प्रचलन में है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। तो देखिए, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि अगर कोई ऐसा वैधानिक या ऐसा कुछ कानून, अगर केंद्र सरकार अगर कुछ ऐसा कानून लेकर आती है जो हमारी जो मान्यताओं को के विरुद्ध जाता है, जो हमारी संवैधानिकता के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का ये कर्तव्य है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे विधेयक को कानून बनने से रोका जाए। इसलिए क्योंकि जो सत्ता दल है, जो सत्ता में आई हुई पार्टी है, उसे सीमाओं में रहकर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। तो देखिए, ये एक बेसिक जो डिफरेंस जो मैंने बताया है शक्ति और सत्ता का, जो आज के आधुनिक लोकतंत्रों की ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।